हेलो फ्रेंड्स, मैं ललित यादव टीआरए कैंपस में आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं। उम्मीद है आप घर पर स्वस्थ होंगे। हम भारतीय संसद से विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्नों की चैप्टर बाय सीरीज चला रहे हैं। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आती होंगी। यदि आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इनमें से यदि आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होने वाली है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। संसद में शामिल है, यानी कि संसद में कौन कौन शामिल होता है। इस क्वेश्चन में थोड़ा सा करेक्शन आप लोग देख लेंगे। अच्छा, मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो भारतीय संसद होती है उसमें आपके कौन होते हैं। आपके होते हैं राष्ट्रपति प्लस लोकसभा प्लस राज्यसभा, यानी कि लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों लोग शामिल होते हैं। तीनों के संयुक्त रूप को क्या कहा जाता है, तो इसका उत्तर हो जाएगा, देखिए थोड़ा सा ऑप्शन में मिस्टेक है तो आप उसको देख लेंगे। राष्ट्रपति, लोकसभा और राज्यसभा तीनों के सम्मिलित रूप को ही क्या कहा जाता है, तीनों के सम्मिलित रूप को संसद कहते हैं। यदि इनमें से कोई भी एक अंग नहीं है तो संसद नहीं कहलाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता है, यानी कि भारत की संसद की सबसे महत्वपूर्ण विशेषता क्या है। अच्छा, तो जो उसकी संविधान के अनुसार सबसे अलग विशेषता बताई गई, सबसे महत्वपूर्ण है वो ये है कि इसमें राष्ट्रपति शामिल है। यानी कि बाकी के जो देश हैं उनमें क्या होता है, राष्ट्रपति शामिल नहीं होता है, लेकिन भारत के संसद में ये महत्वपूर्ण विशेषता है कि उसमें राष्ट्रपति को भी बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है या उसे अभिन्न हिस्सा बनाया गया है, ऐसे याद रखेंगे आप। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत में कानूनों को बनाता है, यानी कि जो कानून बनाए जाते हैं, कानून निर्माण होता है, वो किसके द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये आपके बनाए जाते हैं राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। राष्ट्रपति और संसद के दोनों सदन। दोनों सदन का मतलब क्या है, लोकसभा और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों मिलकर क्या बनाते हैं, कानून बनाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद और संविधान प्रदान नहीं करते हैं। जो संसद होती है और संविधान होते हैं वो क्या प्रदान नहीं करते हैं, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधिक न्याय। विधिक न्याय, कानूनी जो प्रक्रिया होती है वो संसद प्रोवाइड नहीं करती है आपको। राजनीतिक न्याय, आर्थिक न्याय और सामाजिक न्याय, ये सारे तो आपको किसके द्वारा, संसद द्वारा प्रदान किए जाते हैं। ये सारे आपको इसके अंतर्गत मिलते हैं। नीति निर्देशक तत्व, जो कि मैं आपको बता चुका हूँ, DPSP, इसके तहत ये आपको सारे न्याय दिए जाते हैं। लेकिन जो विधिक न्याय है, कानूनी न्याय है, दाव पेच होते हैं, कोर्ट कचहरी का जो मामला होता है वो आपको संसद प्रदान नहीं करती। इसके लिए किसका गठन किया गया है, इसके लिए एक अलग से अंग है न्यायपालिका। क्या है, न्यायपालिका, जिसके अंतर्गत क्या क्या आता है, इसके अंतर्गत आपके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, जिला न्यायालय सारे आते हैं। ये आपको विधिक न्याय प्रदान करते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में संसद की इमारत को किस नाम से जाना जाता है। जो भारत में संसद है उसे किस नाम से जानते हैं, उसे जानते हैं संसद भवन। संसद भवन या पार्लियामेंट्री हाउस कहते हैं ना, तो संसद भवन कहते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारत की संसद के लोकसभा को सदन कहते हैं, यानी कि आप बिलंग दिया गया, आपको पूछा है कि जो भारत की संसद में जो लोकसभा है उसको किस नाम से जाना जाता है, इसको जाना जाता है निम्न सदन। यानी लोकसभा को किस नाम से जानते हैं, निम्न सदन। यदि आपको वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करते हैं, आपका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद के किस सदन को उच्च सदन के नाम से भी जाना जाता है। भारत में देखिए आपको पता होगा दो सदन हैं, एक तो आपका लोकसभा और राज्यसभा। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में मैंने आपको बताया था जो जो लोकसभा होती है वो कैसी है, निम्न सदन। अच्छा, और जो उच्च सदन है, उच्च सदन कैसे कहते हैं, राज्यसभा को। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, राज्यसभा। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। कौन राज्यसभा को विघटित कर सकता है, यानी कि इनमें से किसके पास वो ताकत है जो राज्यसभा को विघटित करने की शक्ति रखता है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा इनमें से कोई नहीं। क्यों, ऐसा क्यों है, क्योंकि हमारे संविधान में ये प्रावधान किया गया है कि जो राज्यसभा होगी वो कैसी होगी, स्थायी होगी, यानी कि उसको कभी विघटित नहीं किया जा सकता। जब उसे कोई विघटित किया ही नहीं जा सकता, जब वो स्थायी सदन है, परमानेंट हाउस है, तो उसे विघटित करने की शक्ति किसके पास होगी, किसी के पास नहीं। तीनों ही ऑप्शन खत्म। सीधा सा मतलब है इनमें से कोई नहीं, यानी कि राज्यसभा कभी विघटित ही नहीं होती है, तो शक्ति तो किसी के पास कहाँ से आ जाएगी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। वर्तमान में राज्यसभा के सदस्यों की कुल संख्या निर्धारित है, यानी वर्तमान में राज्यसभा में कितने अधिकतम सदस्य हो सकते हैं, तो ये आपके हो सकते हैं
250, 250। लेकिन जो चुनाव होता है वर्तमान में वो कितने लोगों का होता है? 245 लोगों का। ठीक है, कितने लोगों का? 245 का, जिसमें से 12 लोग कैसे होते हैं? मनोनीत होते हैं। तो जो वोटिंग होती है वो केवल कितने लोगों की होती है? 233। आई होप कि आपको तीनों चीज़ क्लियर हो गई होंगी। अब आपसे चाहे कुछ भी पूछ ले, आप सारे प्रश्नों का उत्तर कर पाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में राष्ट्रपति द्वारा कितने सदस्यों को मनोनीत किया जाता है? राज्यसभा में जो राष्ट्रपति जी हैं वो कितने सदस्यों को मनोनीत करते हैं? बेहद ही आसान क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। 12। कितने लोगों को मनोनीत करते हैं? 12 लोगों को मनोनीत करते हैं। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आ रही हो। चलिए, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जो राज्यसभा होती है उसके कार्यकाल कितना होता है? वो होता है आपका 6 वर्षों का। कितने वर्षों का? 6 वर्षों का होता है। ठीक है, और लोकसभा का पूछे तो लोकसभा का 5 वर्षों का होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य प्रत्येक 2 वर्ष में निर्वाचित किए जाते हैं? निर्वाचित किए जाते हैं तो मैं आपको बताना चाहूँगा 1/3। कितने सदस्य निर्वाचित किए जाते हैं? 1/3। क्यों किए जाते हैं? क्योंकि प्रत्येक 2 वर्ष पर राज्यसभा के 1/3 1/3 सदस्य क्या होते हैं? वहाँ से सेवानिवृत्त हो जाते हैं और उनके स्थान को भरने के लिए क्या किया जाता है? 1/3 लोगों को फिर से निर्वाचित किए जाते हैं। इस तरह से उनकी चेन चलती रहती है और राज्यसभा कभी भी विघटित नहीं होती है। ठीक है, ना ही उसको कभी भंग किया जा सकता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? जो राज्यसभा होते हैं उसके सदस्यों का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। जो विधानसभा, राज्यों की विधानसभा होती हैं उनमें जो चुनकर सदस्य आते हैं वो राज्यसभा में लोगों को भेजते हैं। ठीक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विधानसभा के चुने हुए सदस्यों द्वारा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा का सभापति कौन होता है? जो राज्यसभा का सभापति होता है ये आपके होते हैं भारत का उपराष्ट्रपति। कौन होता है? भारत का उपराष्ट्रपति। यानी कि दिन में थोड़ा सा जानकारी देना चाहूँगा। यानी जो अनुच्छेद 63 है इसमें क्या किया गया है? इसमें उपराष्ट्रपति पद का प्रावधान है। साथ ही अनुच्छेद 64 में कहा गया है कि जो भारत का उपराष्ट्रपति होगा वही भारत का क्या होगा? राज्यसभा का सदस्य चुने जाने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? यानी कि कोई भी व्यक्ति राज्यसभा का सदस्य बनने की इच्छा रखता है तो उसे कम से कम 30 वर्ष आयु पूरी कर लेनी चाहिए। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछो लोकसभा के लिए कितनी आयु है ये, तो आपकी लोकसभा के लिए हो जाएगी 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी? 25 वर्ष। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा चुनाव में शामिल होने के लिए न्यूनतम आयु क्या है? देखिए मैंने पिछली क्वेश्चन में बताया था आपको कितनी है, तो ये आपकी हो जाएगी 25 वर्ष। कितनी हो जाएगी? लोकसभा की पूछेगा तो 25 साल और अगर राज्यसभा की पूछेगा तो राज्यसभा की आपकी हो जाएगी 30 साल। ठीक है, अगर मैं यहीं पर आपसे पूछ लूँ कि प्रेसिडेंट की कितनी हो जाएगी, तो प्रेसिडेंट के मिनिमम आपको कम 35 साल का होना जरूरी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा में अधिकतम सदस्यों की संख्या क्या है? यानी कि इनमें से जो लोकसभा में मैक्सिमम कितने सदस्य हो सकते हैं, तो ये आपके हो सकते हैं 552। कितने हो सकते हैं? 552। अगर मैं राज्यसभा के पूछ लूँ तो कितने हो जाएंगे? राज्यसभा में 250 लोगों का होना जरूरी है। मतलब 250 लोग मैक्सिमम हो सकते हैं, अधिक से अधिक हो सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है। यानी कि लोकसभा का प्रथम अध्यक्ष कौन था? तो ये आपके थे GB मावलंकर। GB मावलंकर लोकसभा के पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, अच्छा ये अगर आपसे पूछे कब से कब तक रहे थे, तो ये आपके 1952 से लेकर 1956 तक रहे थे। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कब तक रहे थे, तो 1952 से 56 तक रहे थे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? यानी कि इनमें से कौन सा वो व्यक्ति है जो लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष हैं? देखिए ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, प्रथम लोकसभा अध्यक्ष पूछेगा या प्रथम महिला अध्यक्ष पूछेगा, तो ये आपको क्वेश्चन याद होना चाहिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो ये आपकी हो जाएंगे मीरा कुमार। यानी कि लोकसभा की प्रथम महिला अध्यक्ष मीरा कुमार थी। ठीक है, इनका कार्यकाल पूछ ले, ये कब नियुक्त की गई थी, तो ये आपकी की गई थी 2009 से
14 तक के लिए चुनी गई थी। ठीक है, 2009 से 14 तक के लिए चुनी गई थी। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। लोकसभा अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? यानी जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो अपना जो त्यागपत्र किसे देता है? अच्छा, कुछ लोगों को हो सकता है लग रहा हो कि वो राष्ट्रपति को देता होगा, लेकिन नहीं। जो इसका सही उत्तर है, लोकसभा का अध्यक्ष उपाध्यक्ष को अपना इस्तीफा सौंपता है। ठीक है, अच्छा, और उपाध्यक्ष पूछे तो उपाध्यक्ष अध्यक्ष को और अध्यक्ष उपाध्यक्ष को, ऐसा होता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। प्रोटेम स्पीकर का कार्य होता है, यानी जो प्रोटेम स्पीकर होते हैं उनका कार्य क्या होता है? अच्छा, तो मैं इसके बारे में आपको डिटेल में बताना चाहूँगा। यानी जो जब कोई नई लोकसभा बनकर आती है तो उसमें राष्ट्रपति क्या करते हैं, जो लोकसभा के सबसे वरिष्ठ कैसे होते हैं, सबसे वरिष्ठ सदस्य होते हैं, उनको क्या करते हैं, उनको लोकसभा का प्रोटेम क्या बनाते हैं, प्रोटेम स्पीकर बनाते हैं। अच्छा, तो जो प्रोटेम स्पीकर बनते हैं उनका कार्य क्या होता है? उनका कार्य होता है सदस्यों को शपथ ग्रहण कराना और लोकसभा के अध्यक्ष का चुनाव कराना। अच्छा, और जैसे ही इनका लोकसभा का अध्यक्ष चुन जाता है वैसे ही क्या होता है, स्वतः ही प्रोटेम स्पीकर का पद कैसा हो जाता है, समाप्त कर दिया जाता है। ठीक है, आई होप कि अब आपको क्लियर हो गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद धन विधेयक से संबंधित है? धन विधेयक से संबंधित है, काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये आपका। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी 110। यानी कि 110 में क्या किया गया है, अनुच्छेद 110 में ये धन विधेयक को परिभाषित किया गया, बताया गया है कि कौन सा धन विधेयक होगा, कौन सा धन विधेयक नहीं होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से किस विधेयक को राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता? इनमें से कौन सा ऐसा विधेयक है जिसको राज्यसभा से आरंभ नहीं किया जा सकता? तो ये आपका हो जाएगा धन विधेयक। यानी कि जो धन विधेयक होता है वो केवल कहाँ से स्टार्ट किया जा सकता है, ये आपका लोकसभा से स्टार्ट होता है और यहीं से शुरू किया जाता है। अच्छा, तो जो धन विधेयक होता है इस पर क्या होता है, राज्यसभा को कोई परिवर्तन करने का अधिकार नहीं हो सकता। इससे केवल क्या मांगी जाती है, इसकी केवल सलाह मांगी जाती है और वो भी लोकसभा मानने के लिए बाध्य नहीं होती है। राज्यसभा द्वारा धन विधेयक को अधिकतम कितने समय तक रोका जा सकता है? देखिए मैंने पिछली क्वेश्चन चर्चा की थी इस प्रश्न के बारे में। यानी कि जब धन विधेयक होता है सबसे पहले कहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है, पहले किया जाता है आपके लोकसभा में। लोकसभा के जब पारित हो जाता है, जब पास हो जाता है वहाँ से फिर आपका भेजा जाता है राज्यसभा। अगर 14 दिनों तक वापस नहीं भेजती है वो तो उसे पारित मान लिया जाता है। ठीक है, उसको कैसा मान लिया जाता है, पारित मान लिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की कार्यवाही में अपनाया जाने वाला शून्यकाल संदर्भित करता है। यानी जो भारतीय संसद में शून्यकाल होता है उसका क्या मतलब है? ठीक है, वो कब होता है? तो ये आपका होता है प्रश्नकाल के तुरंत बाद। प्रश्नकाल के तुरंत बाद कौन सा काल आता है? ये आपका आता है शून्यकाल। अच्छा, शून्यकाल पूछे कितने बजे से होता है? तो ये आपका होता है 12 बजे से। ठीक है, दोपहर के जब 12 बज जाते हैं उसके बाद शून्यकाल स्टार्ट होता है। अच्छा, आपसे पूछे प्रश्नकाल कब होता है? तो प्रश्नकाल 11 से 12 तक होता है। ठीक है, याद रखेंगे इसको। वैसे पूछेगा नहीं, हो सकता पूछ ले तो आप याद रखेंगे, मैंने आपको बता दिया है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद में निम्न में कौन बजट प्रस्तुत करता है? यानी इनमें से कौन सा व्यक्ति है जो क्या करता है, बजट प्रस्तुत करता है? तो ये करते हैं आपके वित्त मंत्री। कौन करते हैं? वित्त मंत्री। अगर मैं आपसे पूछ लूँ कि वर्तमान में प्रेजेंट में कौन है वित्त मंत्री, प्रेजेंट में कौन है, तो आपको पता होगा निर्मला सीतारमण जी हमारी वित्त मंत्री। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के सदस्यों का वेतन और भत्ता कौन निर्धारित करता है? तो कौन निर्धारित करता है? सही उत्तर हो जाएगा आपका संसद। जो संसद होती है वो सदस्यों का वेतन और भत्ता निर्धारित करती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद की सबसे बड़ी समिति कौन सी है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, बहुत अच्छा है। वो सबसे बड़ी समिति कौन सी होती है? तो ये आपकी होती है प्राक्कलन समिति। कौन सी होती है? प्राक्कलन समिति। अच्छा, सबसे बड़ी समिति तो इसमें हो सकता है ये पूछ ले कितने सदस्य होते हैं? तो इसमें आपके होते हैं 30 सदस्य। कितने सदस्य होते हैं? 30। और 30 के 30 कहाँ से होते हैं? ये आपको होते हैं 30 के 30 लोकसभा से। ठीक है, अब उम्मीद है कि अब आप नहीं भूलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? यानी कि निम्न में से कौन सी समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है? तो ये कहा जाता है लोक लेखा समिति को। लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वां बहन कहा जाता है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से निम्न में से कौन सा लोकसभा संसदीय चुनाव सबसे बड़ा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है लद्दाख, जो कहाँ पर पड़ता है? जम्मू और कश्मीर में। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। इनमें से किस राज्य की लोकसभा में सबसे अधिक सीटें हैं? यानी कि इनमें से कौन सी राज्यसभा में सबसे अधिक सीटें कौन से राज्य की? तो ये आपकी हो जाएंगी उत्तर प्रदेश की। किसकी हैं? उत्तर प्रदेश की। हो सकता है आपसे संख्या पूछ ले, अगर आपसे संख्या पूछे तो कितनी बताएंगे आप? 80। कितनी सीटें हैं? 80। लोकसभा में पूछें, याद रखना ये किस में? लोकसभा में। और राज्यसभा में पूछ ले तो 31। उत्तर प्रदेश की सबसे अधिक 31 सीटें हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? मैं पिछले क्वेश्चन बता दिया आपको, 31। कितनी सीटें हैं? 31। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। संसद के दोनों सदनों में कार्यवाही को प्रारंभ करने के लिए कम से कम कितने सदस्यों की आवश्यकता होती है? यानी कि आप संसद में कार्यवाही करना स्टार्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कम से कम मिनिमम कितने लोगों का होना जरूरी है? कितने सदस्यों का? 1/10। यानी कि जितने भी लोकसभा के मेंबर हैं और राज्यसभा के मेंबर हैं, इनके कम से कम 1/10 1/10 और 1/10 सदस्य होने जरूरी हैं। तो आपको पता है लोकसभा में कितने हैं? लोकसभा में आपके 545 सदस्य हैं वर्तमान में, तो इनके लिए कोटा निर्धारित कर दिया गया है, कम से कम आपके 50 सदस्य होने चाहिए अगर आप कार्रवाई स्टार्ट करना चाहते हैं तो। और राज्यसभा में पूछे तो ये आपके हो जाएंगे 25 सदस्य। ठीक है, 25 सदस्य राज्यसभा के लिए और लोकसभा के लिए 50 सदस्य, इतने मिनिमम होने जरूरी हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। भारतीय संसद है, जो भारतीय संसद है वो कैसी है? एक सदनीय है, 2 सदनीय, 3 सदनीय, या इनमें से कोई नहीं? तो आप सबको पता होगा जो हमारी संसद है वो कैसी है? 2 सदनीय। पूछ ले कौन कौन सी? तो राज्यसभा प्लस लोकसभा, पहला सदन और दूसरा सदन, तो कैसी हो गई? 2 सदनीय। उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। पूरी वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।